लोकसभा चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। तमाम जो राजनीतिक पार्टी है वो सियासी बिसात बिछाती हुई नजर आ रही हैं। इस बीच अगर तमाम राज्यों के साथ साथ उत्तराखंड का जिक्र किया जाए, उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें आती है। 5 लोकसभा सीटों में कहीं ना कहीं इस वक्त बीजेपी की मजबूती है। हालांकि कांग्रेस भी पूरी तरह से कोशिश कर रही है, कई बैठकों का दौर है और कोशिश यही किस तरह से अपनी पैठ को और मजबूत उत्तराखंड राज्य में किया जा सके। इसमें एक बेहद दिलचस्प सीट हो जाती है, वो है अल्मोड़ा सीट। अल्मोड़ा सीट दिलचस्प इसलिए हो जाती है क्योंकि 2009 में का जिक्र किया जाए तो कांग्रेस की तरफ से प्रदीप टम्टा को मैदान में उतारा गया था और बहुत भारी बहुमत के साथ उन्होंने जीत हासिल की थी। अपनी एक अलग जगह मतदाताओं के बीच, अल्मोड़ा वासियों के बीच बनाई थी। लेकिन इस बीच अब जिक्र किया जाए तो अब 2024 के लोकसभा चुनाव है। 19 अप्रैल को पहले चरण के पहले फेज के मतदान होंगे और अल्मोड़ा सीट से ही एक बार फिर से कांग्रेस ने यहां पर प्रदीप टम्टा को मैदान में उतारा है। किस तरह के मुद्दे अल्मोड़ा लोकसभा सीट से रहने वाले हैं, अल्मोड़ा में किस तरह से बदलाव की जो बयार है वो देखने को मिलेगी, इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि अल्मोड़ा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं प्रदीप टम्टा जी। सर, बहुत स्वागत करती हूं हिंदी खबर में मैं आपका। और शुरुआत इसी सवाल के साथ है कि लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी है, क्या इस बार बदलाव की बयार देखने को मिल पाएगी? इस बार पूरे देश के अनुरूपी उत्तराखंड में भी बदलाव की बहार और पर्टिकुलरली इस अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र में 10 सालों से जो बीजेपी के सांसद हैं उनकी उपस्थिति कहीं नहीं है। मैं 10 साल पहले जहां पर छोड़ गया था आज वहीं पर है। 10 सालों में चाहे मोदी सरकार रही हो दिल्ली में और उनके प्रतिनिधि सांसद, इन 10 सालों में इस राज्य का और इस संसदीय क्षेत्र का है। मैं 2014 में जब मेरा कार्यकाल पूरा था, आज इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में टनकपुर बागेश्वर जो बरसों की कुमाऊं के लोगों की पहाड़ में भी ट्रेन चलेगी, 2 रेल परियोजना को यूपीए सरकार ने मंजूरी दी थी। ये आपके ऋषिकेश से कर्णप्रयाग, टनकपुर से बागेश्वर। सरकार कह रही है कि हम उसको तो हम इस साल नहीं तो अगले साल पहुंचा देंगे। टनकपुर बागेश्वर कहां चली गई, इतिहास के किस कोने में गई? सांसद इस पर आज तक खामोश रहे, मोदी सरकार खामोश रही है। तो एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर, एक तरह से रोजगार का सवाल है, एक तरह से पर्वतीय खींची है, पलायन लगातार बढ़ रहा है। जो वादे सरकार ने किए थे और जो सांसद ने किए थे, तो सांसद की उपस्थिति इस पूरे संसदीय क्षेत्र में नहीं है और न सरकार की कहीं उपस्थिति है। और मोदी सरकार ने जो हमको प्राप्त था यूपीए सरकार में और कांग्रेस सरकार में, वो तो वापस ले दिया कुछ नहीं है। इसलिए बदलाव के मूड में इस अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र सहित पूरे उत्तराखंड में बिल्कुल, मतलब इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बदलाव की बयार बहती हुई नजर आएगी। लेकिन सर, अल्मोड़ा का जिक्र किया जाए क्योंकि 5 लोकसभा सीटें उत्तराखंड के राज्य से यहाँ पर आती है, देवभूमि से, और देवभूमि देवों की भूमि यहाँ पर कहा जाता है। लोगों का जो यहाँ पर पर्यटक हैं उनकी आवाजाही भी ज्यादा देखने को मिल पाती है। सिर्फ महज अल्मोड़ा का जिक्र किया जाए, वो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं और जो मतदाता है वो कांग्रेस की तरफ आकर्षित हो? देखिए, बुनियादी सवाल है ये जो मेरा अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र है जी। अगर उत्तराखंड राज्य को देंगे, पर्वतीय हिस्से को 2 हिस्सों में विभाजित है, एक गढ़वाल का पर्वतीय क्षेत्र और एक क्या कहते हैं अल्मोड़ा संसदीय कुमाऊं का ये संसद जी। इसके प्रवेश द्वार हल्द्वानी, टनकपुर और रामनगर है। जहां से मेरी संसदीय क्षेत्र की रामनगर और टनकपुर से तो थोड़ा सा ही है, हल्द्वानी से 1 घंटे बाद मेरा संसदीय क्षेत्र आ जाता है। इस संसदीय क्षेत्र में आर्थिक युग का एक नया युग प्रवेश करे, रोजगार के सवाल पर आगे बढ़े। मेरा तो संसदीय क्षेत्र था उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे जबरदस्त मांग थी और उसी को हमने पूरा किया था। टनकपुर से जौलजीबी की लगभग 120 किलोमीटर की केंद्र सरकार के द्वारा भारत पोषित योजना को मैंने स्वीकृत करवाया था। तत्कालीन गृह मंत्री के द्वारा उसका शिलान्यास भी हुआ था। ये सामरिक रूप से चीन की सीमा में हमारी दूरी सीमा सेना की लगभग 100 किलोमीटर कम कर रही थी और कुमाऊं के 4 जो जिले संसदीय क्षेत्र में आते हैं, विशेषकर पिथौरागढ़, चंपावत जिलों में और बागेश्वर का जो नजदीकी क्षेत्र है,
एक नए आर्थिक युग की पर्यटन के दृष्टि से, और किसान और जो काश्तकार है उनको एक नई मंडी मिल रही थी। वो सड़क को इन 10 सालों में 1 इंच आगे नहीं बढ़ी। दूसरा सवाल है कि मैं 3 रेलवे लाइन को महत्वपूर्ण जो अपने संसदीय क्षेत्र के लिए आगे बढ़े थे, टनकपुर से बागेश्वर जो बरसों का सपना था, टनकपुर से जौलजीबी जो रेल मार्ग था, और इधर रामनगर से जो हमारा पुराना बद्रीनाथ का यात्रा मार्ग था, बद्रीनाथ रामनगर से चौखुटिया होते हुए उसको स्वीकृत किया गया था। अगर ये 3 इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू हो गए थे, आज इस संसदीय क्षेत्र में एक नए आर्थिक युग की श्रीगणेश होती है। इन 10 सालों में 10 सरकार ने तो सुध दी नहीं, लेकिन जिस सांसद का काम था, मैं 10 मिनट जब मैं लोकसभा का सदस्य था, पहली ही लोकसभा में हमारी रेल मंत्री ममता बनर्जी थे, 10 मिनट तक मैंने उनको अपनी ही सरकार के मंत्री को बोलने नहीं दिया था कि वर्षों का सपना टनकपुर बागेश्वर रेल लिंक के बारे में आप खामोश है। मैं इन 3 मार्गों को स्वीकृत करा गया था, आज तक उनका कुछ नहीं। सवाल है जो पर्वतीय खेती के संदर्भ में हमारी वहां सरकार कह रही है, हमारी सरकार कहती है नई सरकार पलायन अब बना। सबसे बड़ी स्थिति है आज पलायन का 2 कारण है। एक तो पर्वतीय खेती दम तोड़ रही है, उसमें उसकी मार्केट के साथ साथ उसमें जो जंगली जानवरों के द्वारा जो आतंक फैलाया जिससे लोग खेती छोड़ रहे हैं। उस ओर हमने कोशिश की थी कि राज्य और भारत सरकार मिल करके पर्वतीय खेती को पुनर्जीवन के लिए आगे बढ़ाएं, और हमने उस समय प्रयास भी किया था कि भारत सरकार इस पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बन चुकी है, जिसका मुख्य उद्देश्य हो कि जमीन और प्रयोगशाला, लैब टू लैंड जो कंसेप्ट है, इधर सेंट्रल हिमालय में कहीं भी नहीं है। मैंने शुरुआत की थी कि हमारे संसदीय क्षेत्र में एक बड़ा संस्थान बने, देश की पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को इसी कुमाऊं क्षेत्र के तराई अंचल में, मैदानी क्षेत्र में कृषि में नया परिवर्तन का। बिल्कुल, ये वो तमाम मुद्दे हैं जो कांग्रेस और आप अपने संसदीय क्षेत्र से लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही सर आपने पलायन का जिक्र किया। पलायन को लेकर अगर सीएम धामी का जिक्र किया जाए तो धामी सरकार की तरफ से कहा गया कि जो पलायन का पहले रेशो होता था वो बहुत ज्यादा था, लेकिन जब से धामी सरकार आई है, डबल इंजन की सरकार आई है, विकास की बयार, रोजगार और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर उन्होंने कई तरह के कदम उठाए हैं और अब पलायन का रेशो बहुत कम हो चुका है। अब उत्तराखंड वासी सोचते हैं कि हम उत्तराखंड में ही यहाँ पर अपने कामों को बढ़ोतरी दें, और यहाँ पर आत्मनिर्भर महिलाओं को के लिए कई तरह की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। तो पलायन का जो रेशो है वो कम करने की बात लगातार धामी सरकार कर रही है। ये बिल्कुल इस सफेद झूठ के अलावा कुछ नहीं है। देखिए, उत्तराखंड मेरा संसदीय क्षेत्र के एक 4 जिलों की एक सबसे बड़ा रोजगार का जो कारण था, जो मुख्य स्रोत था, वो सेना था। पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपारण, अल्मोड़ा जिले के ग्रामीण अंचल में हर परिवार का एक न एक व्यक्ति सेना में था, और मोदी सरकार ने अग्निपथ और अग्निवीर योजना के मदद से नौजवान की उस रोजगार को पूरी तरह से तबाह कर दिया। न धामी सरकार ने, न सांसद ने भारत सरकार के संज्ञान में लाया कि इस रोजगार के सबसे मुद्दे पर भारत सरकार नीति गलत है, इस पर पुनर्विचार किया जाए। और हमने कांग्रेस ने कहा भी है हम इस अग्निवीर योजना को समाप्त करेंगे। यही चीज। दूसरी चीज है, खुद धामी जब मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ रहे थे, अब तो 2 साल से ऊपर हो चुके, उन्होंने कहा था 20,000 सरकारी पद इस राज्य में खाली पड़े हैं। आज तक उन पदों को भरने की कार्रवाई नहीं की गई है। जो पहले के पदों में भी उम्मीदवार जो परीक्षाएं हुई थी उसमें नकल माफिया सामने आया था, नौजवान सड़कों में आया था नकल माफिया के खिलाफ। इन्होंने सबने कहा था इस नकल माफिया में राज्य के बड़े अधिकारी और राजनेता शामिल है। उस गठजोड़ को धामी सरकार को वो ध्वस्त करना चाहिए, लेकिन धामी सरकार ने लोगों की, नौजवानों की नहीं मानी। एक हाकिम सिंह पकड़ा गया, सबने कहा कि हाकिम सिंह का हाकिम कौन है, लेकिन आज भी नहीं पकड़े गए। और पूरे राज्य के अंदर कोविड के दौर में जो देश के दूसरे अंचलों से हमारे लोग अपने राज्य में आए थे, आज वो 95% लोग
फिर दूसरे राज्यों में अपने रोजगार की तलाश में चले गए। ना सरकारी क्षेत्र में नौकरी है, ना निजी क्षेत्र में कहीं रोजगार के अवसर बढ़ाए गए हैं। सवाल सबसे बड़ा है, पर्वतीय क्षेत्र में रोजगार की पलायन के 3 कारण है। एक रोजगार है, एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव है, एक अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है। आज ग्रामीण ये तीनों बदहाल होने के कारण पलायन लगातार बढ़ रहा है। ये धामी सरकार बताए। अभी नया आर्थिक सर्वे जो खुद विधानसभा में धामी सरकार के द्वारा दिया गया था, उसमें पर्वतीय क्षेत्र की, मेरे संसदीय क्षेत्र की एक तरफ कैसी विडंबना है। हमने उत्तराखंड राज्य बनाया, सरकार कहती है कि यहाँ की प्रति पर कैपिटा इनकम राष्ट्रीय औसत से भी दूनी है, और वहीं पर्वतीय क्षेत्र जो मेरा संसदीय क्षेत्र है, उसकी पर्वतीय जिलों की, पूरे 10 पर्वतीय जिलों की पर औसत आय राष्ट्रीय औसत आय से भी नीचे है। राष्ट्रीय औसत आय कहते हैं कि हमारी 185 लाख रुपया 185 लाख है, 1,85,000 सालाना है, और मेरे बागेश्वर जिले की औसत आय 98,000 सालाना है। अल्मोड़े की 1 लाख के करीब है। वही हाल चंपावत का, वही हाल पिथौरागढ़ का है। मतलब कुमाऊं मंडल में इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आ रही है। सर, एक रिएक्शन मैं और आपसे लेना चाहूंगी, जो कि देखिए आपने अग्निवीर योजना का जिक्र किया, इसके साथ ही यूसीसी का भी जिक्र किया जाए तो धामी सरकार के पास एक ये मुद्दा है जिसको लेकर वो लगातार चुनावों के लिए प्रचार प्रसार करती हुई नजर आ रही है। साथ ही अयोध्या का राम मंदिर का भी जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि पलायन को लेकर भी आपने बताया कि जो पलायन का रेशो है वो पहले के मुताबिक बढ़ता हुआ नजर आया। क्या लग रहा है कि कांग्रेस वर्सेस जो बीजेपी उत्तराखंड में है, अल्मोड़ा सीट पर है, क्या इन मुद्दों पर किसी तरह से पलड़ा भारी पड़ता हुआ नजर आ पाएगा कांग्रेस का? कांग्रेस अपने आप को किस तरह से देख पा रही है? देखिए, सवाल ये है, ये जो यूसीसी का मुद्दा है, समान कानून का, नागरिक कानून का मुद्दा, या जो राम मंदिर का सवाल, ये इन विभाजनकारी मुद्दों को इसलिए लागे ला रहे हैं, कोई मोदी सरकार से न पूछे कि 15 लाख देने का वादा किया था, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, किसान की आय को दूर करने का वादा किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का वादा किया था, बेरोजगारी को दूर करने का वादा किया था। इन पर तो कुछ नहीं। सवाल यूसीसी का आप बताइए, इस राज्य के समान नागरिकता संहिता लागू, आप कहते हैं ट्राइबल अनुसूचित जनजाति, एसटी को आपने उससे बाहर किया। हमारे वहां तो कोई मांग नहीं थी। अगर क्या ट्राइबल महिलाओं को जेंडर इक्वलिटी का अधिकार नहीं, और तो यहाँ की ट्राइब हैं, वो अधिकार हिंदू समाज की एक पार्ट है, वो हिंदू रिलीजन को ही फॉलो करती है जी। जो माइनॉरिटी के लोग कह रहे थे कि भाई हमारे लिए भी अफवाह छोड़ दो, आपने सिर्फ धार्मिक एक उन्माद को बढ़ाने के लिए, नहीं तो क्या कारण है बता दीजिए। आपने एसटी महिलाओं को नागरिकता का अधिकार क्यों नहीं दिया? क्या उनको जेंडर इक्वलिटी का अधिकार उनको नहीं है? क्या उनकी ओर से कोई मांग हो रही थी? क्योंकि वो सब हिंदू कोड बिल के आधार पर, हिंदू धर्म के आधार पर गवर्न होते हैं, आपने उनको अलग क्यों किया? राम मंदिर का सवाल है, मेरा मोदी सरकार से एक वादा है, क्या राम मंदिर का निर्माण मोदी ने किया? भाई आप 2014 में आ गए थे, हम मान लेते, कोर्ट में न्यायालय चल रहा था, आप देश की पार्लियामेंट पे कोई ऑर्डिनेंस लाए होते, आप देश की पार्लियामेंट में कोई बिल लाए होते, नहीं अयोध्या का बिल में राम मंदिर का निर्माण होगा। हमारी यूपीए सरकार भी थी, हमने कहा इस मामले का समाधान 2 तरीके से हो सकता है, या तो या संबंधी पक्ष आपस में बात कर लें या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने दें। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर अयोध्या में मंदिर बन रहा है, उसमें आपकी क्या उपलब्धि? मतलब ये मानकर चला जाए सर कि अपनी कमियों को छुपाने के लिए बीजेपी इस तरह के मुद्दों को उठा रही है ताकि जनता उनसे वापस से सवाल ना पूछ सके। बहरहाल सर, आप हमारे साथ जुड़े और उत्तराखंड और इसके साथ ही एक सेकंड के लिए सवाल है मेरा मोदी सरकार से है कि उत्तराखंड को मोदी जी की क्या गिफ्ट है जो कह सके। हमको इंदिरा जी ने, स्वर्गीय इंदिरा जी जब देश की प्रधानमंत्री थी, उस समय पर्वतीय क्षेत्रों को, पूरे हिमालयी पर्वतीय क्षेत्रों, और उसके बाद जब हमारा राज्य बना, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, मोदी ने वो वापस किया।
सबसे बड़ा नुकसान उत्तराखंड सहित तमाम हिमालयी पर्वतीय राज्यों पर मोदी सरकार द्वारा ये किया गया। मैं जब मनमोहन सिंह जी सरकार थी 2011 में उत्तराखंड सहित तमाम पर्वतीय हिमालयी राज्यों के विकास के लिए एक भारत सरकार एक नया दृष्टिकोण लेगी। एक बीके चतुर्वेदी कमेटी की रिपोर्ट बनी थी, जिसके आधार पर कहा गया था हिमालय को, जो आप मीडिया के लोग कहते हैं कि ग्रीन बोनस दिया जाना चाहिए, क्योंकि हिमालय देश का मस्तक है, हिमालय सीमाओं के प्रहरी है। उस रिपोर्ट को मोदी सरकार ने आज तक लागू नहीं किया। तो हमारा सीधा आरोप है कि मोदी सरकार ने उत्तराखंड को सहित मेरे संसदीय क्षेत्र कुछ दिया नहीं जो था। बिल्कुल, आप डबल इंजन की सरकार की तरफ से कई तरह के दावे वादे तो सर लोकसभा चुनाव के लिहाज से करे जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस भी पूरी मजबूती के साथ मैदान में डटी हुई है कि किस तरह से लोकसभा चुनाव में अपनी जीत का परचम जो 2019 में आपके चेहरे आपके नाम के साथ लगाया था, वो 2024 में भी तस्वीरें सामने है और यही उम्मीद लगातार जो मतदाता है उत्तराखंड की करते हुए नजर आ रहे हैं। सर माफी के साथ समय की भी कमी है, चूंकि आप हमारे साथ जुड़े और अल्मोड़ा लोकसभा सीट और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के बारे में चर्चा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।